हेलो बच्चों। आज कक्षा 10वीं में विज्ञान में हम लोगों ने 2 अध्याय पढ़ा हुआ है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसमें हमने पढ़ा था जैविक प्रक्रियाएं और जैविक प्रक्रियाएं के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था पाचन कैसा होता है, श्वसन की क्रिया कैसी होती है, परिवहन और उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक इसी प्रकार से जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जीवों में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं जैविक प्रक्रिया के ही अंतर्गत एक और सब्जेक्ट, एक और टॉपिक जो है अध्याय 14 में, और इसका नाम है जैविक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? वृद्धि एवं परिवर्धन। तो अध्याय में ये 3 टॉपिक जो है इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। प्रजनन क्या होता है, वृद्धि क्या होती है और परिवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है। देखो, कोई भी जीवधारी जो होता है जब वह जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जितने भी सजीव हैं इनका वो अनिवार्य लक्षण होता है कि अगर ये जन्म लिए हैं तो इनकी मृत्यु भी होती है। तो जब एक जीव जन्म लेता है तो उस जीव के जन्म लेने के पश्चात में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या दुनिया में इस जीव का पूरी तरह से समापन हो जाएगा? क्या ये जीव जो है अब दिखाई नहीं देंगे? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब कोई जीव जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है तो उस बीच के समयावधि में जब उसकी जीवन अवधि चलती है तो उस समयावधि में वो क्या करता है, अपने आप को बढ़ाता है। जन्म लिया तो उसकी क्या होगी, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है तो अब वो क्या करता है, परिपक्व होता है। परिपक्व होने के पश्चात वह अपने ही समान एक जीव को उत्पन्न करता है ताकि जब उस जीव की मृत्यु हो जाए तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती रहे। तो इसी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? प्रजनन के नाम से जानते हैं। अर्थात प्रजनन जो होता है वह क्रिया होता है जिसमें एक जीव जो होता है वह अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है। तो ये प्रजनन की प्रक्रिया सभी सजीवों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। दूसरा अध्याय में दिया हुआ है वह है वृद्धि। अब वृद्धि को आप इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक गमला लिया और इस गमले में आपने क्या कर दिया, एक बीज को लगा दिया है। इसमें मिट्टी डाल करके आपने एक बीज लगा दिया है। अब आप रोजाना अगर इस गमले का अवलोकन करें, इसमें नमी की मात्रा बनाए हुए रखें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें इसमें, और रोजाना आप अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि अब ये बीज जो है वो क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। जब ये बीज अंकुरित हो जाएगा तो धीरे धीरे इसमें क्या होती जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी। किस प्रकार से बढ़ेगा ये, इसका आकार बढ़ता जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, इधर जड़ जो है वो भी नीचे की ओर वृद्धि करते जाएंगे। तो वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि जीव के शरीर का बढ़ते रहना, बढ़ना, ये क्या कहलाता है, वृद्धि। तो जब जीव का शरीर बढ़ता है तो इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजन करती जाती हैं। विभाजन करने के कारण ही जीव के शरीर का आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है, इसकी लंबाई बढ़ती जाती है, साथ ही साथ उनके भार में भी वृद्धि होती है। तो ये कहलाता है क्या, वृद्धि। अगला है परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब होता है वृद्धि एक निश्चित अनुपात में। जब वृद्धि जो होगा वो एक निश्चित अनुपात में होगा। निश्चित अनुपात का मतलब क्या हो गया कि शरीर का कोई एक हिस्सा ऐसा है जो ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन उसी समयावधि में शरीर का कोई एक ऐसा हिस्सा भी है जो उस भाग की तुलना में बहुत कम बढ़ जाए। तो ये कहलाता है परिवर्धन। तो जब एक भ्रूण जो है वो गर्भ में जब विकसित हो रहा होता है तो उनमें जो वृद्धि होती है उसको परिवर्धन कहा जाता है, क्योंकि एक निश्चित समयावधि में शरीर के कुछ भाग जो होते हैं वह
आनुपातिक रूप से ज्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ भाग जो होते हैं वह उनकी तुलना में कम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन। अब हम देखेंगे कि एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो मुख्य रूप से प्रजनन जो होता है वह जीवधारियों में दो प्रकार से हो सकता है। सब जितने भी सजीव होते हैं इनमें प्रजनन के लिए दो प्रकार की विधियां पाई जाती है। दो प्रकार की विधियां कौन कौन सी होंगी, देखिए। प्रजनन के प्रकार में एक होता है, वह होता है अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन नाम से क्लियर है, देखिएगा। लिंग, लैंगिक का मतलब हो गया क्या, लिंग, मतलब जिस प्रजनन में लिंग की आवश्यकता नहीं होती है तो वो हो गया क्या, अलैंगिक प्रजनन। और जिस प्रजनन में लिंग की आवश्यकता होंगी वह कहलाएगा लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक जीव जो होता है इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। और अपने ही समान जीव को उत्पन्न करते हैं, तो ये कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो होते हैं इसमें दो जीव सम्मिलित होते हैं। इसमें से एक जीव जो होते हैं वो लैंगिक दृष्टि से भिन्न होंगे, जो नर कहलाएंगे, और दूसरे जो होते हैं, दूसरा जीव जो होता है वो भी लैंगिक दृष्टि से, शरीर के बनावट की दृष्टि से थोड़े से भिन्न होते हैं और वो कहलाते हैं मादा। और इन दोनों जो होते हैं, इन दोनों के द्वारा जब प्रजनन किया जाता है तब वो कहलाता है लैंगिक प्रजनन। तो इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन हमको इस अध्याय में इन दोनों के बारे में पढ़ना है। अलग अलग जीवधारी जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन को अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव का अर्थ होता है जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जीवाणु जो होते हैं इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थात इनका पूरा जीवन जो होता है वह एक ही कोशिका के भीतर संपादित होता है। तो ऐसे जीवधारी जो होते हैं ये भी प्रजनन और वृद्धि साथ साथ करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं और अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जो होता है वह कहलाता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है जीव का शरीर खंडों में बढ़ जाए और प्रत्येक खंड जो होगा वह विकसित होकर के एक जीव का विकास कर ले, तो ये कहलाता है विखंडन। विखंडन विधि के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। एक दही में पाया जाने वाला जीवाणु। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम एक दूध में दही की थोड़ी मात्रा मिला दें तो वो दूध जो होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात में दही में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दही में, थोड़ी सी दही में जीवाणु था। कौन सा जीवाणु होता है, दूध से दही बनता है, उसके लिए कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये जब एक दूध है उस दूध में जब इस जीवाणु का प्रवेश होता है तो पहले तो ये जीवाणु जो होता है उनसे पोषण प्राप्त करता है। पोषण प्राप्त करता है तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने आकार को बढ़ाएगा, अर्थात क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ये जीवाणु जो होता है दूध में उपस्थित पोषक पदार्थों को लेकर के अपने आकार में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। इस प्रकार से एक जीवाणु ने क्या किया, जब इसको उचित मात्रा में पोषण प्राप्त हो गया तो इसने क्या कर लिया, अपने आकार में वृद्धि कर लिया। वृद्धि करने के साथ साथ
उन सभी चीजों को उन्होंने एकत्र कर लिया और बना लिया, जिसके कारण अगर वह विखंडित हो जाए, बढ़ जाए दो भागों में, तो दोनों भागों में पर्याप्त मात्रा में पदार्थ उपस्थित रहे। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, ये जीवाणु जो होता है वह अपने कोशिका के अंदर उन सभी पदार्थों को क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, जिसके कारण जब ये बढ़ता है तो सभी दोनों भागों में पदार्थ जो है वो चले जाएं। इस प्रकार से क्या कर लेता है, इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह 1 से 2 हो जाता है, डबल हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, कोशिका जो होते हैं वह विखंडन करते हैं। विखंडन करते हैं तो क्या होता है, इनकी कोशिका जो होती है वो 2 खंडों में बट जाती है। इस प्रकार से ये 2 खंडों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से अर्थात दही में उपस्थित एक जीवाणु जो है, जब जैसे ही इसको दूध में डाला गया, इसने क्या कर लिया, अपनी वृद्धि किया। वृद्धि करने के पश्चात आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण कर लिया। संश्लेषण करने के पश्चात इसने क्या कर लिया, प्रजनन। प्रजनन के द्वारा उसने क्या कर लिया, अपने आप को 2 खंडों में बांट लिया। तो इस प्रकार से एक जीवाणु से यहाँ पर 2 जीवाणु विकसित हो गए। धीरे धीरे क्या होंगे, अब ये 2 जीवाणु जो होंगे ये फिर से अपने आकार में वृद्धि करेंगे, क्योंकि वहां दूध में जो भी पोषक पदार्थ है उसको वो ग्रहण करते जाएंगे और क्या कर लेंगे, ये वृद्धि करेंगे। वृद्धि करके फिर क्या करेंगे, ये फिर से अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे, विखंडन कर लेंगे। और इस प्रकार से एक दूध में उपस्थित, जब तक दूध में पोषक पदार्थ उपस्थित रहेंगे तब तक ये जीवाणु जो होंगे अपनी वृद्धि और साथ ही साथ विखंडन के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया करते रहेंगे। तो इससे धीरे धीरे दूध जो होगा वो पूरी तरह से क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो इस प्रकार एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो बहुधा विखंडन विधि के द्वारा कम समय में अधिक मात्रा में अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं और इसी विधि के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि होती है, इस विधि को कहा जाता है मुकुलन। मुकुलन विधि कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जीवधारी का शरीर जैसे ही वातावरण अनुकूल होता है, उनको पर्याप्त पोषण प्राप्त होता रहता है, वो जीवधारी जो होता है उनका शरीर जो होता है उनमें क्या निकल जाते हैं, एक छोटा सा उभार विकसित होता है मुकुल या कलिका के रूप में। और ये उभार जो होता है वह धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, वृद्धि करना शुरू कर देता है। इस उभार के वृद्धि होने से ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, वृद्धि कर ले रहा है। वृद्धि करने के पश्चात में एक समय के पश्चात जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, बन जाता है, तब यह मातृ शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और अलग होकर के एक संतति के रूप में अपने आप को विकसित करता है। तो इस प्रकार से मुकुलन विधि के द्वारा जीवधारियों में भी प्रजनन होता है। इसमें आप एक उदाहरण इसका देखा आप लोगों ने, ये था यीस्ट। यीस्ट एक जीव है जो मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। तो जब एक ही जीवधारी जो रहेंगे और वातावरण उनके अनुकूल रहेगा तो वो इस विधि के द्वारा भी अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। जीवधारियों में अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि पाई जाती है और इस विधि को कहा जाता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए। जब किसी जीव का शरीर किसी कारणवश कट जाता है या टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उनके शरीर का एक एक हिस्सा जो होता है, जितना बटा हुआ खंड होगा, जितना भी बटा हुआ टुकड़ा होगा, वो अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, एक नए जीव में विकसित कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पुनरुद्भवन से जो प्रजनन करते हैं वह जीवधारी जो है वह है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव होता है जिनका शरीर अगर किसी कारणवश खंड में टूट जाता है तो वो क्या कर लेता है, पूरा का पूरा अपने शरीर का विकास कर लेता है। पुनरुद्भवन में एक इसका आंशिक पुनरुद्भवन में देखा होगा आपने, छिपकली की पूंछ कट जाती है
और कटने के पश्चात में उनकी पूंछ जो होती है वो फिर से बन जाती है। तो यहाँ छिपकली में केवल और केवल उनकी पूंछ जो होती है वही जो होती है वह विकसित हो पाती है। लेकिन अगर उसका सिर जो है कट जाए या शरीर का कोई और हिस्सा कट जाए तो इस प्रकार से पुनरुद्भवन होना संभव नहीं होता है। जीवधारियों में अलैंगिक प्रजनन की एक और प्रक्रिया होती है जो होती है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन जो होता है वह होता है कवकों में। कवक जो होते हैं वे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है इनका शरीर और इनके द्वारा जो प्रजनन किया जाता है वह होता है बीजाणु निर्माण। यहाँ पर बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे ही कवक में आप एग्जांपल लीजिए फफूंद आप लोगों ने देखा होगा। जैसे कुछ चीज सड़ने लग जाती है तो उनके ऊपर सफेद सफेद रंग के कुछ धागे धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती है फफूंद। ये जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला, पर्याप्त मात्रा में इनको पोषण प्राप्त होने लगा, ये क्या हो जाते हैं, इनके कवक जाल जो होते हैं वो क्या होना शुरू कर देते हैं, वृद्धि करना शुरू कर देते हैं और उसके पश्चात इनका कोई एक जाल जो होता है वह ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठ करके एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है और ये थैलीनुमा संरचना जो होता है वो कहलाता है बीजाणुधानी। ये बीजाणुधानी जो होते हैं, यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजन करती है और बहुत सारे एक समान बीजाणुओं का निर्माण कर लेती है। जब ये बीजाणुधानी फट जाती है तो ये बीजाणु जो होते हैं वो क्या होंगे, आसपास के वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, यहाँ पर गिर जाएंगे और चूंकि यहाँ पर पोषक पदार्थ है, भोजन की उपस्थिति है, तो ये जितने भी बीजाणु हैं वो वहां पर गिरने के पश्चात क्या हो जाते हैं, अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के नए कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं, नई फफूंदी बन जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रजनन करते हैं तो कहलाता है बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि होती है जो कहलाती है वर्धी या कायिक प्रजनन। वर्धी या कायिक प्रजनन ये जो होता है ज्यादातर पौधों में पाया जाने वाला प्रजनन होता है। तो पौधे जो होते हैं इस विधि के द्वारा भी प्रजनन करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प खिलने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है या इनमें पुष्प जो खिलता है वह बहुत ही लंबे अवधि में खिलता है। तो ऐसे समय में इनको प्रतिकूल वातावरण से अपने आप को बचाना होता है। तो ऐसे ऐसे उपाय अपनाता है पौधा कि वह बचा रह सके और जैसे ही वातावरण उनके अनुकूल हो जाए वो क्या हो जाए, फिर से वृद्धि करके अपने आप को एक पौधे में परिवर्तित कर ले। तो इस प्रकार से वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन के द्वारा क्या होता है, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा जो लैंगिक अंग नहीं है, ऐसे भाग जैसे पौधे हैं तो उनका लैंगिक अंग होता है पुष्प। पुष्प को छोड़कर उनके शरीर के अन्य हिस्से जैसे जड़ है या तना है या पत्ती है, इस भाग से यदि कोई एक पौधा विकसित होता है तो ये कहलाता है वर्धी या कायिक प्रजनन। इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा, आलू जो होता है एक तना होता है। आप लोगों ने अगर आलू को ध्यान से देखा होगा तो आप देखिए उसमें छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं और इन्हीं गड्ढों में पाई जाती है कलिका। यदि आप आलू को गमले में लगा दें और उनको अनुकूल वातावरण प्रदान करते रहें तो कुछ समय पश्चात ये आलू जो होगा ये पूरा का पूरा एक पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या वर्धी या कायिक प्रजनन की प्रक्रिया, जिसमें केवल एक ही जीव के द्वारा क्या हो रहा है, पूरे के पूरे जीव का विकास किया जा रहा है। तो ये अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी विधियां, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण और वर्धी या कायिक प्रजनन।